हो गया? चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया था, है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। उन मार्केट स्ट्रक्चर्स का हमने प्राइस, आउटपुट, इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने 3 चीजों को आइडेंटिफाई किया था, मेजर किया था, डिटरमाइन किया था। क्या वो 3 चीजें थी? इक्विलिब्रियम, आउटपुट, प्राइस एंड प्रॉफिट्स। ये तीनों हमने पढ़े थे। चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स के कौन से चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं? परफेक्ट कंपटीशन, जिसका इलास्टिसिटी यानी डिमांड कर्व कैसा होता है? थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि हमें रिलेशनशिप पढ़ना है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये पैरेलल है, दैट मींस हम बोल सकते हैं डिमांड, इट इज अ डिमांड कर्व व्हिच इज इक्वल टू AR व्हिच इज इक्वल टू MR एंड दिस इज द प्राइस आल्सो, है ना। और जो दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स थे, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, उनकी डिमांड कर्व कैसे हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, और मोनोपोली का कैसा है? स्टीपर। दिस इज AR और वी कैन से डिमांड कर्व एंड दिस इज MR कर्व। अच्छा, इसमें एक चीज आपको क्या याद रखनी है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, बट सिर्फ नॉलेज के लिए समझ लो कि जैसे जो AR कर्व होता है ना, ये O Y एक्सिस है, Y एक्सिस पर हम AR ड्रॉ करते हैं, तो Y एक्सिस से लेकर AR तक का जितना भी ये वाला जो गैप है ना, इसके इन बिटवीन ये वाला कर्व आता है MR का, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शंस होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका आपके MCQ के अकॉर्डिंग कोई रेलेवेंस नहीं है, बट एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लेना बस। ये MR है, MR कर्व, इसको हम बोल सकते हैं ये स्टीपर कर्व है, ठीक है। देन मोनोपोलिस्टिक की हमने बात की, मोनोपोलिस्टिक में कैसा कर्व है? फ्लैटर, दिस इज AR और ये MR, ठीक है, इसको बोल सकते हैं दिस इक्वल टू दी, यहाँ हम AR इज इक्वल टू MR नहीं बोल सकते, नहीं है ना, बोल सकते हैं AR इज इक्वल टू MR? नो, दैट इज बिकॉज यहाँ इक्वल नहीं है, कर्व अलग अलग हैं। देन यहाँ पर हमने MC कर्व को इंट्रोड्यूस किया था। MC कर्व को कब इंट्रोड्यूस किया था? क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? इक्विलिब्रियम, आउटपुट के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या 2 कंडीशंस थी मेन। कौन सी 2 कंडीशंस? MC शुड बी इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, राइट। ये दोनों थी फॉर इक्विलिब्रियम आउटपुट। थर्ड हमने पढ़ा था प्रॉफिट्स में हमने एवरेज टोटल कॉस्ट को इंट्रोड्यूस किया था, कॉस्ट को, ठीक है। वहां पर हमने एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर किया था, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है एक बिजनेस। कौन कौन से प्रॉफिट अर्न कर सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो डिफरेंट थे अकॉर्डिंग टू एवरी मार्केट स्ट्रक्चर्स। डन यहाँ तक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के जो कुछ टॉपिक रह गए थे, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR, TR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आपके मॉड्यूल में एक फॉर्मूला गिवन है, क्या फॉर्मूला है? MR इज इक्वल टू AR इनटू इलास्टिसिटी -1 डिवाइडेड बाय द इलास्टिसिटी। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, याद करना है। अगर आप ये चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना, तो वो मैथ्स में करते थे ना, ये थ्योरम होती है, ये फॉर्मूला गिवन है, ये कहाँ से आया, दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो प्रूव कर दिया कि इसमें वैल्यू हम एक्सपैंड करते करते एट लास्ट ये आ गया। वो आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, अगर आप चाहोगे तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। जैसे AR को हम ये भी बोल सकते हैं TR डिवाइडेड बाय Q, ऐसे हम सब में वैल्यू पुट करेंगे, कटिंग होगी, कट हो जाएंगे, इक्वल टू बैठ के फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बट एट द लास्ट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, याद करना है। इसमें याद क्या करना है वो इलैबोरेशन पार्ट में मैं आपको बता दूंगी अगर आप चाहते हो तो। इसमें देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, अगर मैं मान लूं कि ये 0 है, ठीक है, तो क्या होगा? देखो क्या वैल्यू आ जाएगी अगर ये 0 है। इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, MR की वैल्यू क्या निकलेगी? नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। एनीथिंग इफ इट इज 0 विद 0 तो वो 0 ही हो जाएगी ना। डिवाइड बाय 0 करोगे, 0 बाय माइनस डिवाइडेड बाय 0 भी तो है, तो
0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0। जब डिवाइड हम करेंगे -1 है, ठीक है। यहाँ पर ए आर क्या है? ए आर हमने क्या पढ़ा था? दैट इज इक्वल टू पी, है ना। तो जब हमारी इलास्टिसिटी 0 होगी, एज पर डेफिनेशन, एज पर फॉर्मूला बोलता है कि जो एम आर है उसकी वैल्यू भी 0 होगी। इसको विद टेबल हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कैसे है। और कंडीशंस देखो, एक मिनट, नहीं एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब ठीक है ना। E की वैल्यू अगर 1 है तो एम आर 0 आ रहा है, अब हो गया। और E की वैल्यू अगर लेस देन 1 है और E की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, एक बार मॉड्यूल देना मुझे अपना। चेक करना एक बार मॉड्यूल में ठीक है, गलत तो नहीं है। ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेस देन है तो नेगेटिव है, ठीक है। बुक में आपके गिवन है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया ना। देखो 0 नहीं है, ये फॉर्मूला है आपका जिसमें रिलेशनशिप को ये बता रहा है कि अगर एमआर की हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। आपके इसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं, जैसे आपके बुक के पीछे क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर होगा 66, 67 और 68, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या फिर 1 है तो आपके एमआर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपके एमआर की वैल्यू क्या होगी। इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, MR will be 0, and if elasticity is less than 1, your MR will be negative, and elasticity is greater than 1, your MR will be positive। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से बस, ठीक है, यही आते हैं। आपको ये वाली जो टेबल है, ये आपका जो समरी है, ये आपको लर्न करना है, इसको तोड़ना है, इसको फॉर्मूले को करना है सॉल्व। कर लेते हैं, बट टाइम वेस्ट वाली बात होगी सॉल्व। यहाँ लिख देती हूँ मैं, लास्ट में इसको कर लेंगे कि ये कैसे सॉल्व किया, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट्स में कर लेंगे। चलिए, इसी फॉर्मूले के बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। हमने डिमांड में कुछ मेथड्स पढ़े थे कि डिमांड कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था। उसमें पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड था, है किसी को याद? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये तो हम सबको पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। उस डिमांड कर्व पे इन बिटवीन एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, उस बिटवीन पॉइंट पर क्या होता है इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब इलास्टिसिटी 1 होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, है ना, इलास्टिसिटी 1। और इससे अबव जो ये वाली पोजीशन होगी, ये वाली चीजें होंगी, वहां पर इलास्टिसिटी कैसी होगी, 1 से अबव है ना, 1 से ऊपर, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 से अबव जाएगी ना, सॉरी, ग्रेटर देन 1 होगी ना। और इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, और जैसे इस पॉइंट से नीचे नीचे जाएगी इलास्टिसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, लेस देन 1, और इस पॉइंट पर 0। ये हमने पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में पढ़ा था कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। वही चीज यहाँ पर आपके मॉड्यूल में भी गिवन है कि जब हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो ये डिमांड कर रहे हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व है एज पर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। किसी भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर को उठाओ तो AR इज इक्वल टू डिमांड कर्व,
हमने पढ़ा है ना, जितने भी डिमांड कर्व है हमारे दैट इज इक्वल टू AR। मार्केट में एक पढ़ा है तो मैं बोल सकती हूँ डिमांड कर्व जो है मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। देन मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो कैसा होता है, वो हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू से कम होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ रहा है कि कहाँ से इंट्रोड्यूस किया है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। MR कर्व हमेशा AR से छोटा होता है ना, तो इसलिए वो उसके अंडरनीथ आता है। तो ये मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका कर्व होता है ये, विच इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कर्व ये था ना, टोटल प्रोडक्शन कर्व ये होता है। जिसने नहीं पढ़ा वो अभी आगे जब पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में पता चल जाएगा, सिर्फ कर्व है, थोड़ा सा इसी पॉइंट में है और कुछ नहीं है। तो ये होता है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें से रिलेशनशिप हम डायग्राम के थ्रू क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि इलास्टिसिटी अगर 1 है तो मेरा MR क्या हो जाएगा, 0। अभी अभी जो इलास्टिसिटी में पढ़ा है। और मैं कहूं अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR क्या होगा, नेगेटिव। और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन है तो MR पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये कहें कि MR इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका हमें बताओ MR 0 कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, यहाँ पर MR 0 होता है, ठीक है। तो देखो जब MR 0 होगा इस सिचुएशन पे आपका जो ये टोटल रेवेन्यू कर्व है ये मैक्सिमम होता है यहाँ पर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, मैक्सिमम। तो जब MR 0 होगा तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब MR 0 होगा तो AR पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज स्टिल डिक्रीजिंग। AR क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये कर्व है आपके AR, MR और TR के, जिससे तीनों का रिलेशनशिप आप मेजर कर सकते हो। अगर आपको पता है इलास्टिसिटी के 3 सिचुएशंस ये हो सकते हैं। क्वेश्चंस कौन से आते हैं, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR क्या होगा, दैट्स इट। AR TR में भी कोई क्वेश्चंस आए नहीं है आज तक ऐसा कोई, बट इस पर आया जाए इलास्टिसिटी लेस देन है तो MR कैसा होगा, ठीक है। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो शॉर्ट आएगा ही आएगा, ज्यादा भी आ जाए तो पता नहीं आपका लग है, बट एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों का रिलेशनशिप जो है हम मेजर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का है ये जो टॉपिक है आपका, समझ लो 1 to 2 मार्क्स आप बोल सकते हो, मैक्सिमम 2 मार्क्स। हमारे जो मॉड्यूल है दोनों, अगर उनके जो जितने पीछे के क्वेश्चंस है अगर वो सारे करके जाएं तो पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं, नो गारंटी, सिर्फ उनसे तो नहीं चलेगी। 30 नंबर कुछ होगी। क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हो, बता रहे हैं एक कंफर्मेशन हो जाएगा। नहीं मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती। मैं बोल दूं हाँ ठीक है कर लो और वहां नहीं आएगी फिर क्या कहोगे, करके तो और भी जाएंगे पर फिर भी उनको रट लेंगे। इसमें से नहीं आते ना। तुम सोचो तुमने +1 +2 में भी किए होंगे, बैक क्वेश्चंस कितने होते हैं उसमें, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, इलस्ट्रेशंस भी होते हैं, उनमें से तुम्हें नहीं मिलेंगे तो फिर आईसी है, बोर्ड से तो कहीं ऊपर होगा ही, बोर्ड में तुम्हें नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की। देखो रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला गिवन है, बस ये फॉर्मूला देख लेना, AR इनटू इलास्टिसिटी -1 डिवाइडेड बाय द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वैल्यू जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग MR पर उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, बट फिर भी स्टिल थोड़ा सा देख लेना कि AR और TR पर भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब ये जो डिमांड कर्व है इस पॉइंट से नीचे वाला ये वाला पोजीशन ना, जब ये AR है तो MR डाउन जा रहा है और ये आपका TR है, जहां पर MR 0 वहां मैक्सिमम है। तो अगर मैं कहूँ इस वाले पोजीशन पे TR पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, TR क्या होगा, रोहित हमेशा क्या होगा, TR। इस वाले पॉइंट पे TR पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, TR है ना, डिक्रीजिंग। और मैं कहूँ अगर ग्रेटर वाली सिचुएशन है इस वाली सिचुएशन पर इंक्रीजिंग, ये वाली सिचुएशन है ना, ये वाला पार्ट हो गया ना हाफ, इसके बाद क्या हो रहा है, ये राइजिंग है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। देखिए आपके बिहेवियरल प्रिंसिपल्स दिए हैं दो,
बुक में थोड़ा सा दिया है, ठीक दिया है, बट मैं आपको थोड़ा सा ना एक टेबल कराऊंगी इसमें, जिससे आपको दोनों प्रिंसिपल्स जो है लर्न हो जाएंगे। अगर अभी आप रीड करोगे इसमें तो आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा हेक्टिक दे रखा है इसमें। देखो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। देखिए किसी भी फर्म के सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट है, वो जितनी कॉस्ट लगा रहा है एक प्रोडक्ट में, वो कॉस्ट तो एटलीस्ट बियर हो जाए। अगर प्रॉफिट ना भी हो तो कम से कम कॉस्ट तो मेरी निकल जाए। बहुत बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा, यार कॉस्ट भी नहीं निकल रही है तो मैं क्या बिजनेस चलाऊंगा। सुना होगा ना कि अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, वहां पर आपने 10,000 20,000 कोई कॉस्ट लगाई है, तो इतना है कि मेरी कॉस्ट निकल जाए स्टार्टिंग में, तो मेरे लिए तो उतना ही है ना। तो कॉस्ट में भी हम दो तरीके की कॉस्ट पढ़ते हैं ना, कौन कौन सी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स क्या है, फिक्स तो वो है जो एक बार लग गई, आपने इनकर हो गई, वो फिक्स है, वो तो आपकी कॉस्ट लगेगी, जैसे रेंट पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ना। तो अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आप इनकर नहीं कर पा रहे हो, फिर तो आपके बिजनेस करने का फायदा नहीं है ना, प्रोडक्ट्स का बनाने का ही फायदा नहीं है या नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, ठीक है, आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरे प्रोडक्ट का सेल होगा, मैं 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूंगा, तो 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए आपने एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट लगी होगी ना। किस किस में लगती है, रॉ मटेरियल लाए, लेबर लगा, आपने मशीनरी का एक्स्ट्रा यूज किया, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई। उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के बाद भी आपकी वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है फ्रॉम योर रेवेन्यू, तो कोई फायदा उसका करने का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कोई भी बिजनेस अगर अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रहा, एवरेज में भी ले सकते हो आप, टोटल कॉस्ट भी अपनी ले सकते हो, ठीक है, अगर अपनी टोटल कॉस्ट दी है इसमें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उस बिजनेस फर्म को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अगर कोई भी बिजनेस फर्म अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो उस फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। और ये शट डाउन कैसा होता है, शॉर्ट पीरियड का होता है, ठीक है। मॉड्यूल में गिवन है कि जो शटडाउन है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड में कभी शटडाउन नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करके बाद में उसको रिकवर किया जा सकता है। तो इस प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखो अगर क्वांटिटी मैं कहूं, मैंने 1000 यूनिट का 1000 यूनिट्स है और मेरी उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, ठीक है। मैं ये बोल सकती हूँ AR है, प्राइस इज इक्वल टू AR, ठीक है। प्राइस मेरी क्या है, 10 रुपीज है, और मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट लगी है वो है 5000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10,000, ठीक है। इतनी ये चीजें इंक्लूड हुई है, ये मैंने आपको डाटा प्रेजेंट किया है, इससे अब ये चीजें हुई हैं। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, P into Q ना, 10,000 मैथमेटिकल कैलकुलेशन है क्या, 10,000। अब ये देखो टोटल रेवेन्यू मेरी 10,000 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20,000 है। तो टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्रिंसिपल क्या कहता है कि मेरा अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बिजनेस फर्म को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। क्वेश्चन आता है लाइक व्हेन अ बिजनेस फर्म इज फोर्स्ड टू शट डाउन, तो फोर्स किया जा सकता है उसको शट डाउन के लिए व्हेन इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट, when its total variable cost is not covered by its revenue or its total variable cost is less than its total greater than its total revenue, तो उस सिचुएशन में उसको शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। ये था केस 1। अगर आपके सामने केस 2 है, ठीक है, क्वांटिटी इसकी सेम है, प्राइस इसका कितना हो गया, देखो अगर मैं कहूँ इसका प्राइस हो गया 22, टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, तो इस सिचुएशन में बताओ क्या होगा, क्वांटिटी वही 1000 यूनिट्स है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट वही 5000 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वही 20,000 है, तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 22,000।
सो टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ज्यादा हो गई ना यहाँ पे रेवेन्यू, मतलब उसने अपनी जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट को इनकर कर ली, उसके बाद वो कुछ फिक्स कॉस्ट का भी पार्ट इनकर कर पा रहा है। मतलब जो मेरी जितनी लागत लगी थी, जितना मेरा खर्चा आया था, वो मैंने रिकवर कर लिया। तो क्या इस फॉर्म को यहाँ शट डाउन करना चाहिए? नहीं, तो ये शट डाउन नहीं करेगी, ये फॉर्म शट डाउन नहीं करेगी। थर्ड सिचुएशन देखिए, क्वांटिटी सेम है, प्राइस अगर ये हो गई है 25, ठीक है, टीएफसी सेम है, पीवीसी सेम है, तो टीआर कितनी होगी? 25। देखो यहाँ पर एवरेज भी आप ले सकते हो, एवरेज का भी, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया एवरेज के सिचुएशन में बताओ कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को कैसे कंपेयर करोगे और कब डिसीजन लोगे कि कौन से फर्म को शट डाउन करना चाहिए, तो एवरेज बता सकते हो यहाँ पर इजीली बता सकते हो ना। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यही होगा ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यही है ना। टोटल रेवेन्यू कितना है? 10,000, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 10, और एवरेज कॉस्ट 20,000। एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20,000 कम से आई, ये हो जाएगा 10 which is less than 20। तो इसको भी देख के हम बोल सकते हैं शट डाउन कर देना चाहिए। देखो इस वाले सिचुएशन में क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू मेरा कितना आ गया? 25,000, ठीक है, टोटल रेवेन्यू 25,000 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 20 और 5 की, दैट मींस टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये बोल सकते हो। टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसने क्या किया, दोनों कॉस्ट कवर हो गई ना इसकी, इतना इसका रेवेन्यू आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा है और वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर रहा है। तो यहाँ पर कैसा होगा इसका, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो इसे हम कहेंगे कौन सी सिचुएशन? नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है ये? नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, या आप इसे बोलोगे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये वर्ड हाईलाइट कर लेना बुक में या लिख लेना, इस टेबल को नोट कर लो, एंड ऑफ द डे जब देखोगे तो याद आ जाएगा कि इसमें क्या क्या सिचुएशन थी। फोर्थ सिचुएशन देखो, जब प्राइस 26 रुपीज है, प्राइस 26 है, तो देखो 20 के टीआर कितना हो जाएगा? 26,000। टीआर इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ये बोल सकते हैं। ये भी रिकवर हो गया, ये भी रिकवर हो गया, इसके बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ आया? शटडाउन किस सिचुएशन में होगी? इस वाले सिचुएशन में शटडाउन होगी, इस वाले सिचुएशन में शटडाउन नहीं होगी। यहाँ पर उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं थर्ड केस में, और यहाँ पर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये नेम जरूर नोट कर लेना, इस नाम से पूछ लिया जाता है। शटडाउन होगा इस सिचुएशन में, इसमें शटडाउन नहीं होगा। इस सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट है, या बोल सकते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, कुछ एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, यानी कॉस्ट से कुछ ज्यादा उसने कमाया है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। समझ आया इसके सारे सिचुएशंस? कर लिया नोट? तो तुम ही डाल दो फिर ग्रुप में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन से सिचुएशन पे होता है? टीआरटीसी के इक्वल, जब टीआर और टीसी इक्वल होगा, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन से सिचुएशन में होगा? टीआर ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी, उस सिचुएशन में पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, हो गया? सेकेंड प्रिंसिपल कहता है
कि जब कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आएगी या कोई भी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करती है या कितना अर्न करती है, जब एक फर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट पर होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल इजी है सिचुएशन, आपने अभी पीछे पढ़ चुके हो, इसको होल्ड में करके हम आगे का पढ़ चुके हैं ना, तो वो आपको तो आता ही है। ये वाला कर दो। एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट्स कितने लेवल ऑफ आउटपुट पर कमा सकती है, उसके हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वो जो दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, उसी कंडीशन को याद करो। पहली कंडीशन क्या होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, उस पॉइंट पर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि कितना उसको प्रॉफिट अर्न होता है, कितने लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, है ना, एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये लो, ये बनाओ ये ना बनाओ, जैसे आपका टोटल रेवेन्यू की हमने बात की उसमें ये दिया था, है ना। बहुत बार क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो कर्व का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये मार्जिनल कौन सा, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। प्रिंसिपल 2 आपके बुक में क्या गिवन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन आउटपुट इज when the level of the output when marginal revenue is equal to marginal cost, जब marginal revenue marginal cost के इक्वल होगा और उस वक्त जो आपका आउटपुट इक्विलिब्रियम होगा तो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है। अब देखो इस पॉइंट पर क्या है, मेरी कॉस्ट और मेरी रेवेन्यू इक्वल है। सोचो तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं आता, सब भूल जाओ। अब इसको देखकर क्या बताओगे कि ये वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इस पॉइंट से यहाँ वाली सिचुएशन में बिजनेस करना चाहोगे या यहाँ वाली सिचुएशन में बिजनेस करना चाहोगे, वहाँ वाली आगे वाली। समझो ये हम कॉस्ट की और रेवेन्यू की बात करें क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है। प्रवेशिका कौन सा पॉइंट बोल रहे हो, आफ्टर ई या बिफोर ई? आफ्टर ई? नो मैम, ओनली ई। ओनली ई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ई, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम आस्किंग अबाउट बिफोर और आफ्टर। ये बुक में पढ़ने वालों नहीं समझ आएगा बुक में। देखो हमने क्या पढ़ा है, कोई भी कर्व जब किसी कर्व के अंडरनीथ होती है तो दैट मींस ये छोटी है ना इस कर्व से। अब हम इन दो की बात करें, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट कम है ना, इसका मतलब इस सिचुएशन में कॉस्ट कम है और मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, तो हम कोई भी फर्म बिजनेस वहीं करेगी ना जहाँ रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी। यहाँ देखो यहाँ कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, ऐसे बिजनेस करना चाहोगे कि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आए और रेवेन्यू मेरा कुछ ना आए, वहां हम बिजनेस करेंगे। तो ये वाली कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये इक्विलिब्रियम हम प्राइस बोल सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और ये वाली सिचुएशन वो है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तो कोई भी फर्म इस सिचुएशन में बिजनेस करना चाहेगी, अपने यूनिट सेल करना चाहेगी ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। देखो लालच बुरी भला है ना, अब किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम हार उठते नहीं है, चाहे हम या कोई भी, हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम चाहेंगे और मिले और मिले, हम और बिजनेस करते हैं, सेल करते इस पॉइंट पर पहुंच के जहां पर इक्वल हो गया। देन फिर अगेन हम लोग अपने लेवल ऑफ आउटपुट के आगे बियॉन्ड जा रहे हैं तो क्या होगा, अरे भैया रेवेन्यू कम हो गया और कॉस्ट बढ़ गया, तो मतलब नुकसान होना शुरू हो गया ना। इस पॉइंट पर क्या होगा, लॉस हो रहा है ना। देन अगेन वील रिड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एंड देन रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आया? दो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। कौन सा प्रिंसिपल? सबसे पहला कि अगर कोई भी फर्म अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है तो उस सिचुएशन में वो फर्म शट डाउन कर देगी। सेकेंड प्रिंसिपल, जब कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट की हम बात करते हैं जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, कोई भी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है,
उस सिचुएशन पे जहां इक्विलिब्रियम से पहले वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, समझ आ गए दोनों प्रिंसिपल्स। सो आपका यूनिट 1 यहाँ कंप्लीट है, यूनिट 3 आपका कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 2। फैन ऑन कर देना, सूर्य बाहर जा रहा है। एक बार ये दोनों प्रिंसिपल रीड आउट करो, बुक में क्या दिया ताकि आपको समझ आ जाए। सिलेबस खत्म हो गया है। बस अभी यूनिट 2 के बाद सिलेबस खत्म है। ये वही है क्या डिमांड वाले राइट हैंड साइड से? हाँ वही है, कॉन्ट्रैक्शन। मैम पूरा ऐसे मत बताना, मैं ऐसे बता दूँ। सर तुम्हारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते ना, मुझे पूरी क्लास देखना। हाँ सब वो क्या बात है, इसको मैं डिमांड डिमांड के साथ ही करवा दें। इंटरेस्टेड जो नहीं हो पढ़ने के लिए बेशक बाहर जा सकते हो। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। नहीं मैं भी गुस्से में नहीं बोल रही, बेशक तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है, इंक्रीज डिक्रीज मैम में आता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में आता है, हम कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लो। बट मेरा मानना है यही है, या मेरी सलाह यही है, एक बार रुक के देखना, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर लगता आता है तो बिना बोले बेशक से उठ के चले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए रीड एक बार फटाफट से नजर दौड़ाओ प्रिंसिपल पर, एक बार रीड आउट करो क्या लिखा आपके मॉड्यूल में। आपके बुक में एक वर्ड दिया है संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट के कंपैरिजन में कंपेयर किया है कि संक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ही होती है, ऐसी कॉस्ट जो एक बार इनकर हो जाती है, जिसको रिवोक नहीं कर सकते हो आप, रिवर्स नहीं कर सकते, उससे संक कॉस्ट होते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट। ठीक है, रीड कर लो एक बार, समझ आ जाएगा। देन अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। डन, हो गया। बस मौका मिलना चाहिए, बात स्टार्ट कर देते ना, रिफ्रेशमेंट चाहिए तुम्हें बीच बीच में। ये देखो आगे बैठ के। चलिए यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुना। यस अरे मैं नहीं, सोते हुए को जगाने के लिए कहानी है, ये बहुत सो ली अभी तक। आप थोड़ा कहानी सुन लो, ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड है। एक चौबे जी है, वो एक फ्रूट सेलर है। ठीक है, तो ये जो सोसाइटीज बनी हुई है, टाउनशिप होते हैं ना, पहले हम भी सोसाइटी में ही रहते थे। तो जो चौबे जी है वो एक फ्रूट सेलर है, वहाँ पर अक्सर आते थे फ्रूट्स बेचने के लिए। तो जैसे ही वो चौबे जी आते थे तो जो वहाँ पर जो गार्ड होता है वो फ़ोन कर देता था कि चौबे जी फ्रूट सेलर आ गया है। तो सब आ जाते थे उससे फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि बाहर जाना ना पड़े, मार्केट में नहीं जाना पड़ता था, एक ही जगह में मिल जाता। वो बेसिकली जैसे समर्स में मैंगो वैंगो लेकर आते थे, उनसे मैंगो बेसिकली लेते थे सब। तो आते थे, वो अपने लिमिटेड से बॉक्सेस लेकर आते थे। जनरली वो 20-22 ऐसे बॉक्स लेकर आते थे। तो क्या हुआ कि एक बार 20 बॉक्स लेकर आए मैंगो के, अल्फांसो मैंगो के लेकर आए। तो जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत नीचे गई और मैंने देखा कि बहुत अच्छे हैं मैंगो दिखने में भी। तो फिर मैंने चौबे जी से रेट पूछा, तो चौबे जी बोले कि सच्ची बात बता रहे हो, मैं सच्ची बात बता दी। तो कुछ भी समझ रहे हो वैसे तो, ज़्यादा इंटरेस्ट लेती वो बोले पर बॉक्स का 1000 रुपीज़ है। मैंने कहा 1000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं 1000 तो पे नहीं करूँगी। वो बोले नहीं, पर मैं 1000 से नीचे तो नहीं बेचूंगा, मैं तो 1000 ही लूँगा। मैंने कहा पर मुझे तो यूटिलिटी नहीं लग रही मेरे प्रोडक्ट की, जो तेरे पास प्रोडक्ट है भाई। बोले नहीं, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, मैं तो 1000 रुपये में बेचूंगा, एक बॉक्स 1000 का ही है। तो ऐसे बहस चलती रही, डिबेट होता रहा। फिर वो जो चौबे जी बोले अच्छा तो मैडम आप बताओ, आप कम से कम कितना प्राइस दोगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राइस दोगे आप मुझे। मैं कहा मैं आपको
को सिर्फ 800 दे सकते हो इस बॉक्स की, मुझे इतनी ही यूटिलिटी मिल रही है, मैं उतना ही प्राइस पे करूँगी जितना मुझे लग रहा है कि हाँ इससे मुझे यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो बोले नहीं मैं भी तो उतना ही आपसे प्राइस चार्ज करूँगा जिससे मेरी कॉस्ट तो निकल जाए, कम से कम मेरा कॉस्ट है, मेरा जो खर्चा लगा है मेरी कॉस्ट निकल जाए, उतना तो मैं बेचूंगा उस प्राइस पर। फिर अगेन डिबेट चलता रहा, डिस्कशन होता रहा, फिर एट लास्ट क्या हुआ 600 पर आकर डील लगाई। ये क्या था? 900 होनी चाहिए थी। ये गड़बड़ नहीं है। ये खर्चा कर दिया आपने। गड़बड़ है कैसे बताऊं? और 800 पे डील डन नहीं होगी। मतलब ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग, काफी है ना, ध्यान दिया है इस बार। हम तो 900 सोच रहे थे कि टीचर 900 आएगा। हाँ, ये भी कहते हैं ना, आपका नाम मेरा चला, उससे बढ़िया। ना तेरी ना मेरी ना 800 पे डन हुई कहानी, ठीक है। तो यहाँ क्या देखने को मिला आपको कि एक पर्टिकुलर प्राइस का डिटरमाइन होता है, कोई भी सेलर हो या बायर हो, ठीक है। ये एक्चुअल हुई कहानी है, कोई झूठी कहानी नहीं थी, किताबी कहानी नहीं है, ये तो आप लोगों के साथ, सबके साथ, हर किसी के साथ होती है ना। तो कोई भी प्राइस कब डिटरमाइन होती है, जब उस पर्टिकुलर आउटपुट, पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक सेम प्राइस पर सेलर कौन, वो चौबे जी, और बायर कोई भी कंज्यूमर, जहाँ यहाँ पर मैं थी, 800 पर परचेज और सेलिंग करने के लिए जब रेडी हुए तो वो डिटरमाइन हो गई उस प्रोडक्ट की प्राइस। समझ आया? बट कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। प्राइस क्या डिसाइड हुई? 800 है ना, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। फिर क्या हुआ कि जितने भी सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो फैमिलीज रह रही हैं, वो सब आ गए उस चौबे जी से बोले कि मैंगो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हमें भी खरीदने हैं। पर कितनी फैमिलीज थी वहाँ पर? टोटल 25 फैमिलीज थी। तो डिमांड कितनी हुई? 25 फैमिलीज ने डिमांड की, बट सप्लाई वो 20 बॉक्सेस लाया था, एक मुझे दे चुका था, तो 19 उसके पास थी। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? डिमांड ज़्यादा है। आपकी फैमिली को 25 में से माइनस नहीं करेंगे। अरे यार ठीक है ना, समझ जाओ। क्या हुआ यहाँ पर? अभी 24 फैमिलीज ने डिमांड की है, बट उसके पास सप्लाई करने के लिए सिर्फ 19 बॉक्सेस है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है। अब देखो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? जब डिमांड ज़्यादा होती है, देयर विल बी कॉम्पिटिशन among whom? Competition among buyers। ये याद रखते हैं ये टर्म्स, कंपटीशन अमंग बायर्स। सिचुएशन एमसीक्यू बनते हैं इनमें से। डिमांड ज़्यादा होती है तो कंपटीशन बायर्स में होता है या सेलर्स में होता है? कंपटीशन अमंग बायर्स होगा, तो बायर्स क्या कहेंगे कि भैया मेरे से 900 रुपये ले लो, पर मुझे तो एटलीस्ट दे दो। अब इतने दिनों बाद आए हो, इतने अच्छे मैंगोज लेकर आए हो, अब कहीं अगले साल ही आप आओगे, भैया नहीं मुझे तो दे जाओ, चाहे 900 रुपये ले लो इसके। वो कहेगा नहीं ऐसे कैसे, मैं 910 रुपये दे दूंगा, भैया आप मुझे दे जाओ। तो वहाँ पर कंपटीशन हो जाता है बायर्स के बीच में, है ना। तो ऐसे में क्या होगा? चौबे जी क्या करेगा? प्राइस को बढ़ा देगा, प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। ये कंडीशंस हैं, याद रखना। पूरे यूनिट 2 में यही कंडीशंस लगेंगी, इसलिए स्टोरी से जिसको घुमाया है कैसे याद रहेगा? स्टोरी में प्राइसेस क्या होंगे? स्टोरी में भी आप फायदे में थे। मैं फायदे में हूँ, हाँ, और क्या? मैंने बनाई तो अपने आप को तो फायदे में रखूंगी ना। तो क्या हुआ? प्राइसेस बढ़ा दिए, ठीक है। ये देखो क्या थी, एक सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन देखो, दूसरी सिचुएशन देखो। प्राइस क्या है? 800 रुपये है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाइड में तो उसके पास 19 बॉक्सेस हैं अभी, लेकिन सारी फैमिलीज को नहीं चाहिए। 10 फैमिली आकर मांगती है, कहती है हमें मैंगोज चाहिए। तो अब इस केस में क्या हुआ? डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है। अब सप्लाई ज़्यादा है, जब वो जो फ्रूट सेलर है वो आया, उसने जब सेल करने स्टार्ट किए, मैंगोज दिखाए, तो आसपास के जितने भी वेंडर्स हैं उनको भी पता चला कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है,
या जितने भी आसपास की शॉप्स है, वेंडर्स है, फ्रूट सेलर्स हैं, वो भी ये चाहेंगे कि चाहे कम प्राइस पर हो पर हमारा स्टॉक पूरा निकल जाए। हर कोई यही चाहता है ना कि मेरा स्टॉक ना बचे, स्टॉक में ना रह जाए, सब निकल जाए, सेल आउट हो जाए, चाहे वेस्ट होने से बेटर है उसको थोड़ा कम प्राइस में बेच दे। तो इसमें क्या करेगा सप्लायर? सप्लाई को पूरा करने के लिए जो क्या कहेगा कि आप एक बॉक्स तो ले रहे हो, एक बॉक्स और ले जाओ, थोड़ा प्राइस कम दे देना। यही होता है जब सप्लायर के पास या सेलर के पास थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, स्टॉक बच जाता है, तो वो स्टॉक को, एक्सेस स्टॉक को निकालने के लिए प्राइस कम कर देता है। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होकर खरीद लेते हैं। अच्छा यार, एक मुझे 1000 रुपये में पड़ रहा था, अच्छा अगर मैं 2 लेता हूँ तो मुझे 1800 में पड़ रहा है, सोचो मुझे 200 रुपये का फायदा होगा। यहाँ पर सेलर ने थोड़ा सा प्राइस कम करके जो उसका 800 रुपये का जो स्टॉक वेस्ट हो जाता, खराब हो जाता, वो उसने सेल आउट कर दिया। तो जब डिमांड लेस देन सप्लाई होगा तो सिचुएशन में क्या होगी? प्राइस डिक्रीज होगी। समझ आया? दो चीजें क्या याद रखनी है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा, और डिमांड जब लेस देन सप्लाई है तो प्राइस डिक्रीज होगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करोगे? प्राइस बढ़ा दोगे सो दैट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सके। ठीक है, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम कर दोगे सो दैट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सके। ठीक है, फिर से रिपीट करो, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम है। हाथ को भी ला, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, याद रह जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वहीं अगर आपका डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आप प्राइस कम कर दोगे सो दैट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सके। डन। अब अपनी सारे करने स्टार्ट करें, जो जो इसके केसेस है। ये बेस है इसका, ये पूरा बेस वहां पर लगाना है। जब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, तो अब क्या करें? प्राइस को बढ़ाएं या कम करें। ठीक है, याद हो गई? यहाँ पर हो जाएगा कंपटीशन अमंग सेलर्स। एक टेबल बना रही हूँ, इस टेबल को नोट कर लेना तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए। देखो, ये कुछ क्वांटिटीज की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके बुक में जो गिवन है ना वही है, वैसे टेबल उसी में लिख लेना अगर लिखना हो तो। प्राइस है, डिमांड है और सप्लाई है। ओके लिसन, आपके मॉड्यूल में जो गिवन है ये वही टेबल मैंने वहीं से उठाई है। ठीक है, ये प्राइसेस है, इस पर ये डिमांड की गई और ये सप्लाई है। अब देखो दोनों को, यहाँ पर क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा है ना, तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की। यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है, तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या करेंगे? प्राइसेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये वाली सिचुएशन देखो, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये वाली सिचुएशन देखो, डिमांड इज एक्सेस सप्लाई लेस देन सप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, तो हम ये बोल सकते हैं तीनों ही सिचुएशन में क्या है? एक्सेस सप्लाई, यानी उसके पास स्टॉक एक्स्ट्रा पड़ा है, जितने डिमांड करने वाले हैं उससे ज्यादा उसके पास स्टॉक है। तो जब सप्लाई एक्सेस होगी तो प्राइस कम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी इक्विलिब्रियम पर जा सकते हैं। देखो यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, उसने क्या किया? सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम कर दिया। अब प्राइस कम किया तो लोग क्या करेंगे? डिमांड बढ़नी शुरू होगी, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा, बढ़ के इस वाली सिचुएशन पर पहुंच जाएगा। ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की। अगर स्टिल वो क्या करता है? प्राइस कम है और ज्यादा डिमांड होती है तो डिमांड ग्रेटर देन हो जाएगी, है ना, तो वहाँ एक्सेस कैपेसिटी हो गई, यानी एक्सेस डिमांड है। तो फिर अगेन क्या किया जाएगा? यहाँ पर प्राइस बढ़ा देंगे। जब प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, कम होकर फिर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर आ जाएगी। इस तरीके से इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाता है। समझ आया ये बेसिक्स? ये डन है।
पास एक क्वेश्चन है, जिसको आता है वो कर लेना। लास्ट में मेरे को 2 मिनट में कैलकुलेट करके बता देना। इलास्टिसिटी क्या है, मुझे अचानक करते करते याद आया, मैं सोच रहा हूँ इलास्टिसिटी हमें देती हुई क्वेश्चन। प्राइस है, ठीक है, प्राइस क्या थी, वो 80 से 60 हो गई। क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सको कर लेना, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और इलास्टिसिटी है 1.25, यानी ये क्या थी, ओल्ड प्राइस थी, ये न्यू प्राइस है ना। ओल्ड प्राइस थी, न्यू प्राइस है, तो ऑप्शन है तुम्हारी डिमांड इंक्रीजेस बाय 25%, डिमांड डिक्रीजेस बाय 25%, कांस्टेंट नन। हाँ, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता रही हूँ जिन्होंने नहीं किया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताओ पुराने वालों, मैडम हमें तो आता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डेल्टा क्यू अपॉन क्या है? कौन बोल रहा है कि क्वांटिटी ऊपर आएगी, डिनोमिनेटर में प्राइस आएगा? ध्वनि कुछ बोल रहे थे, कुछ और बता रहे थे। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। कल तो बोलते ही नहीं मैम हमें कॉन्फिडेंस आता है। प्रवेशिका ने भी यही बोला था। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बताई गई यहाँ पर, ठीक है। प्राइस बता रखा है, प्राइस का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन प्राइस, न्यू माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। इनटू वैल्यू पुट करो, 100 तो परसेंटेज दे रखा है ना, निकल जाएगा। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, इजी है, बहुत इजी है। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 25। सॉल्व करते रहना, लास्ट में बता देना, मतलब 2 मिनट का ही है, 2 मिनट का भी नहीं है, ये 2 सेकेंड्स का है। अच्छा, अब जो हम ये कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन को पढ़ेंगे, इसमें आपके बुक में अजम्पशंस नहीं दिए हैं, बट बेसिकली इसके अजम्पशंस भी होते हैं। 3 अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहला क्या अजम्पशन होता है कि जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, डिमांड कर्व क्वेश्चन करने में लग गया क्या सब, मैम इसका आंसर क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज upward sloping, no government intervention। assumptions है, exceptions नहीं है। assumptions हैं ये determination of prices के, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के। कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है का मतलब है आप बोल सकते हो ceteris paribus, ceteris paribus is other things being equal, मतलब कोई भी फैक्टर, कोई भी अदर फैक्टर्स हो वो अफेक्ट नहीं करते हैं। चाहे इनकम की बात करें, टेक्नोलॉजी है, फैशन है, प्रेफरेंसेस है, कुछ भी है वो अफेक्ट नहीं करती है। ceteris paribus, ठीक है। देखिए, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई सीधा स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक सॉर्ट कराना है, उसके बाद ही आप उसको समझ पाओगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स क्या है, जो हमने पढ़ा था ना भी आगे, डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो हमने क्या करना है, प्राइस को इंक्रीज करना। ये कैलकुलेशन बाद में कर लेना, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो वो डायग्रामेटिकली कैसे होगा, देखो ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, डिमांड इज इक्वल टू
सप्लाई इस सिचुएशन पर। अगर प्राइस बढ़ जाती है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर ये कहा जाए एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन ले लूं मैं, एक्सेस सप्लाई, देखो अगर कहूँ ये प्राइस है, प्राइस बढ़ के 1 हो गई, ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, डिमांड जो है ये डिमांड है, डिमांड कम हो जाएगी ना। प्राइस अगर बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है ना, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो या फिर आप ऐसे देख सकते हो, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस क्या है, अब ओवर प्राइस दे रहा है और इसमें ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगी, हाँ, उस सिचुएशन पर डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। और वहीं जब एक्सेस डिमांड कब होगी, जब प्राइसेस कम हो गई, अगर प्राइस यहाँ कम हो गई, P2 हो गई प्राइस, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बढ़ जाएगी, ये डिमांड बन जाएगी, ये डिमांड हो जाएगी, समझ आ रहा है। यस मैम, ये इक्विलिब्रियम है, डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है। ये प्राइस थी, प्राइस कम हो गई P1, तो अगर इतनी प्राइस हो गई तो ये सप्लाई कर्व है, तो ये सप्लाई हो गया आपकी, ये डिमांड कर्व है तो ये डिमांड होगी। अब देखो इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई ना, तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई होगी। उल्टा बता रहा है, पहले हमने पढ़ा था अगर ये सिचुएशन होगी तो प्राइस पर क्या करना है, और अगर प्राइसेस पर इफेक्ट होगा तो इन पर भी कुछ इफेक्ट्स आता है, वो कैसे आएगा, सेम है दोनों, है ना। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज एंड डिक्रीज किसको याद है, डिमांड बढ़ा था ना, सबको याद है। Yes, ma'am. रिविजन करेंगे थोड़ा सा, मैं करा रही हूँ, करो। देखो जब हमने उसका रिविजन अभी करा रही हूँ, डिमांड स्टार्ट कराऊंगी तब ये वाला पार्ट छुड़वा दूंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिमांड और सप्लाई दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसमें देखो दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन जब उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें चेंज आता है तो आपके डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। और जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड पे इफेक्ट आया, जैसे इनकम बढ़ गई आपकी तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की प्राइस पे इफेक्ट नहीं आया ना, बट आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आप डिमांड बढ़ा दिया आपने, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आ रहा है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये आता है जब प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड में कोई चेंज आया है, अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ा है, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। डन। देखो कैसे होता है, ये आपका डिमांड है, ठीक है, ये P है और ये क्वांटिटी है। इस डिमांड कर्व पे आप P प्राइस पर क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, समझ आ रहा है इतना? Yes, ma'am. P प्राइस पर क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, P1 हो गई, तो प्राइस बढ़ने पर लॉ ऑफ डिमांड में ये कहता है ना, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, तो इतनी डिमांड करोगे आप Q1। पहले आप इस पॉइंट पर इतने डिमांड कर रहे थे, प्राइस के बढ़ने की वजह से अब आप इतने डिमांड करें, मतलब आपका जो डिमांड पॉइंट है यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कम हो गया ना डिमांड,
Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्शन। वहीं अगर प्राइस कम हो गई तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, एक्सपेंशन। तो ये इस पॉइंट से यहाँ आ गया, बढ़ गई ये, तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ आया? एक सेम डिमांड कर्व है, सेम डिमांड कर्व से इस पॉइंट से यहाँ चला गया और इस पॉइंट से यहाँ, यानी मूवमेंट हुआ सेम डिमांड कर्व पे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। समझ आया? इंक्रीज और डिक्रीज देखो, ये डी आपका कर्व है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। विजिबल है, दिख रहा है सबको? खत्म हो गया। अदर फैक्टर्स की वजह से आपके क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। आप डिमांड बढ़ा दो तो आपका एक नया डिमांड कर्व बन जाता है D1 D1, ठीक है? या अदर फैक्ट्स की अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से आपका डिमांड कम हो जाता है, तो आपका डिमांड कर्व क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड और इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इसे कहा जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज, जब पूरा आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, इसे हम कहेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। समझ आया? इजी है। एक ही डिमांड कर्व पे अगर पॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अगर आपका पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। डन? ऐसे ही सप्लाई का होता है। देखो सप्लाई में क्या होगा, ये सप्लाई है, ठीक है? कर्व भी अगर चेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व्स, ठीक है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, प्राइस के बढ़ने पर ज्यादा क्वांटिटी सेल करोगे, ठीक है? इस पॉइंट से क्या हो गया, इस पॉइंट पर चला गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंशन। याद रखने वाली चीज क्या है, जो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन है, सेम सिचुएशन सप्लाई के लिए एक्सपेंशन है, और जो डिमांड में एक्सपेंशन है वो सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन है। ये आगे मूव कर रही है ना, वहीं प्राइस कम हो गया, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, कम होना कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड होना एक्सपेंशन। डन? ये बेसिस है। अब इन सबको मिला के आपके चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई होंगे। दिखने में इजी है भी ये चैप्टर इजी, बस थोड़ा सा लेंथी है ये, और कुछ भी नहीं है। सही बात है। देखो जो चेंजेस इन प्राइस है या प्राइस डिटर्मिनेशन, अब हम जनरली आप लोगों ने आपस में बातें भी करते गया तो बहुत बदल गया। अच्छा भाई, अच्छा बदलाऊं बुरा बदलाऊं? तो जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस क्या होता है, अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, है ना? तो इसी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस में भी चेंजेस होते हैं डिमांड और सप्लाई में, पर वो हर तरीके के फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। देखो पहला केस या पहली सिचुएशन, जब चेंजेस होगा वेरिएबल्स पे या किसी एक वेरिएबल में, चेंजेस इन वन वेरिएबल, ठीक है? जैसे या हम बोल सकते हैं चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई। ध्यान से सुन लो, इसको समझ लो। चेंज इन डिमांड में क्या होगा, सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सप्लाई कर्व जैसा है वैसा का वैसा है, बस डिमांड कर्व में चेंज आएगा। और चेंज इन सप्लाई में डिमांड कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ सप्लाई कर्व में चेंजेस आएंगे, ठीक है? इसमें भी क्या चेंजेस आएंगे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ऐसे ही सप्लाई में इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। और यहाँ पर होगा साइमल्टेनियस, ये सबसे बड़ा सर्कल होने वाला है तुम्हारे लिए। साइमल्टेनियस में डिमांड में भी चेंज होगा और सप्लाई में भी चेंज होगा, दोनों एक साथ चेंज होंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली कवर कर लोगे, बहुत टाइम लगेगा।
ठीक है, चलो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड करा रही मैं सिर्फ, लिसन, चेंज इन डिमांड कराऊंगी, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सप्लाई आप लोग करके आओगे घर से, ये होमवर्क होगा, बिल्कुल सेम इजी होगा। फिर मुझे बताओगे इसमें क्या किया। इंक्रीज इन डिमांड, ध्यान से सुनना जिसने डिमांड नहीं कर रखा है, स्पेशली ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमें पता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर प्राइस है, इस पॉइंट पर यहाँ पर क्वांटिटी है, इतना क्लियर है, ये सबको पता है ना। अब देखो इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब हमारी जब क्या हो गया, हमारी इसी प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। समझ आया क्या किया है? क्या क्या बताना जरा। इंक्रीज इन डिमांड है ना, ये डिमांड का शिफ्ट हो गया। अब डिमांड का शिफ्ट हुआ, सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, हम बोल सकते हैं Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ठीक है। सप्लाई में हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, क्या और हो गया, नहीं समझ आ रहा। अब क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। याद करो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। प्राइस ये हो जाएगी प्राइस 1 P1, तो P1 पर P1 नहीं P2 ले, P2 प्राइस हो जाएगी, प्राइस बढ़ गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ाने से अब ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट नया बन गया ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर ये सप्लाई हो जाएगी Q2, ठीक है। क्या समझ आया आपको? जब इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो शिफ्ट हो गया, पूरा ही कर्व शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये वाला नया कर्व बन गया। अब नया कर्व बना तो डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। समझ आया रोहित? दोबारा बताऊं, देखो ये वाला शिफ्ट हो गया ना यहाँ से, क्या बोला आता है मैडम हमें तो, ये रेड पेन नहीं निकल रहा है, बस गया ये भी तुम लोगों का ही साथी है। देखो समझ गए, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है, ये शिफ्ट हो गया, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हो गया, इस शिफ्ट पर मैं कह रही हूँ सेम प्राइस पर जो क्वांटिटी शिफ्ट के अकॉर्डिंग तो इतनी क्वांटिटी बाई कर रहा है ना। अब डिमांड ज्यादा है, ये सप्लाई के इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था ना, इसी पे डिमांड था, यही सप्लाई था, पुराना वाला, समझ रहे हो, पुराना वाला जो इस पॉइंट का था। लेकिन अब इस डिमांड पर इतनी वो डिमांड कर रहा है, तो ये डिमांड नहीं रही ना, ये तो सप्लाई रही, तो इतनी सप्लाई और इतनी डिमांड है, यानी डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। जो ये था इसको बढ़ाकर हम यहाँ कर देंगे P1, और ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चल रहा है, लाओ दे दो, पूरा दे दो बॉक्स, इन देख कौन कौन सा चल रहा है, कोई बात नहीं, देख लेना बाद। तो इससे समरी या कंक्लूजन क्या निकला, जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ेगा, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। ये है जो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इंक्रीज इन डिमांड पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों ही इंक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन डिमांड।
डिक्रीज होगी। ये उल्टा हो जाएगा इसका, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। ये डिमांड है आपका, ये सप्लाई है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। डिक्रीजिंग डिमांड में शिफ्ट कहाँ जाता है? डिमांड कर्व का शिफ्ट इधर होगा। ठीक है, ये D1 शिफ्ट बन गया। अब देखो सेम प्राइस पर पहले जितनी क्वांटिटी दे रहा था, अब इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ये 1, और ये आपकी वो सिचुएशन है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई थी, ओल्ड वाली सिचुएशन जब इक्विलिब्रियम ये था। अब न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा ना, तो ये कितना है? सप्लाई इतना है और इतना डिमांड है। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो गया ना और डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाना चाहिए। जब प्राइस को कम करेंगे यहाँ पर P1, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट बन जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम। मतलब जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज होगा। समझ आया? दोनों ही। तो क्या क्या आपको कंक्लूजन इसमें याद रखना है? जब इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन होगी और सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई पे कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ डिक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड पे। डिमांड की इंक्रीज हो गई और सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ डिमांड। जब एक्सेस ऑफ डिमांड होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट भी इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वहीं जब डिक्रीज इन डिमांड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन होगी? जब सप्लाई एक्सेस है कंपेयर टू डिमांड। सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस को क्या करेंगे? कम कर देंगे। प्राइस कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया? डिमांड सप्लाई कर लोगे? कराऊं? करा देते कोई बात नहीं। इसको नहीं पढ़ना, चले जाओ बाद में। और सारे ही जा रहे हो तो ठीक है, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। जो पुराने हैं उनमें से किसी को बताओ, कराऊं सप्लाई? कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं आता है, भूल चुके हो, बहुत पहले किया था, कोई बात नहीं, बोलोगे तो मैं करा दूंगी। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर कहो नहीं मैडम हम लोग कर लेंगे, हम नए हैं हम फिर भी कर लेंगे, तो जा सकते हो। नहीं मैं फिर आपको तो नहीं, मैं बहुत चाहिए नहीं, तो आप पढ़ाई मैं आपके साथ हमारी भी आती रहती है। फिर तुम कह के दिखाना। हाँ, फिर कहना तो यही मैंने कराया नहीं था। देखो पहले टेबल से समझाती हूँ। अगर इंक्रीज इन सप्लाई है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। बताओ इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो कहाँ शिफ्ट जाएगा? राइटवर्ड बोलते हैं इसे, ये राइटवर्ड शिफ्ट है ना। जब भी इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। अपवर्ड नहीं जाता, अपवर्ड नहीं जाता, पे डाउन अपवर्ड होता है, इसे अपवर्ड बोलते हैं, लेकिन वो लेफ्टवर्ड कर्व को अपवर्ड बोलते हैं। दोनों जो साइमल्टेनियस क्लिक करेंगे तब होगा। हाँ, ये सप्लाई कर रहे हैं। अगर इंक्रीज इन सप्लाई की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा। समझ आया? S1 हो गया तो सेम प्राइस पर जो सप्लाई कर्व न्यू बनी है, यानी इतनी हो जाएगी, इतनी सप्लाई हो रही है, ठीक है। ये पुरानी हमारी डिमांड थी, इस पॉइंट वाली इक्विलिब्रियम वाली, तो मतलब यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं? प्राइस कम हो जाती है, बस प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस हो गई आपकी P1। अब ये देखो, ये डिमांड है, ये नया कर्व आ गया सप्लाई का, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ना, ये नया इक्विलिब्रियम बन गया, तो यहाँ पर ये नया प्राइस बन जाएगा, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
जहां पर ये न्यू प्राइस हो जाएगा और ये न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया ना, ये पुराना था इंक्रीज हो गया आउटपुट, है ना, इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ गया और इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया। ठीक है, डिमांड में साइमल्टेनियसली चलेगी, आउटपुट भी बढ़ रहा है और आपका प्राइस भी बढ़ रहा है। जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब डिक्रीज इन सप्लाई है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, अब ये वाला शिफ्ट बन जाएगा, ये कर्व बन जाएगा, सप्लाई कर्व नया, समझ आया ना, ये पुराना कर्व है, ये S1 बन गया, है ना। तो सेम प्राइस पर यहाँ पर नए कर्व के अकॉर्डिंग तो इतना सप्लाई कर रहा है, ये Q1, यानी डिमांड ज्यादा है, अब सप्लाई कम है। ये भी अगर अभी भी स्टिल समझ नहीं आ रहा कहाँ से तुमने डिमांड ज्यादा सप्लाई कम बोल रहे हो तो रिपीट कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम है जहाँ पर हम कहते हैं डिमांड इक्वल टू सप्लाई, लेकिन अब सप्लाई बदल के ये हो गई, तो सप्लाई तो बदल गई लेकिन डिमांड तो अभी भी यही है ना। तो डिमांड कितनी है, OD डिमांड है और OQ डिमांड है और OQ1 सप्लाई है। तो दिख रहा है ना यहाँ से साफ डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो क्या करते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, प्राइस इंक्रीज कर देते हैं ना। जब प्राइस इंक्रीज होगा मान लो इस पॉइंट पर, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया Q3 P3। ठीक है, तो जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी, कम होगी ना, सॉरी यहाँ थी, यहाँ से कम हो गई, कम हो गई और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। ये टेबल बना लेना चारों का ताकि एक जगह एक साथ आप इजीली देख सको। बुक में नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, डायग्राम सब बना देंगे, डायग्राम के साथ कर लेना। देखो चलो एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ, इंक्रीज इन डिमांड है, प्राइस इंक्रीज, दोनों चीजें इंक्रीज होंगी, प्राइस इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन डिमांड, गौरव डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगा, ये बढ़ेगी, दो बढ़ेगा। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस यस, ये लिख लेना ताकि बाद में फ्यूचर में देख सको, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका लास्ट बच गया है साइमल्टेनियस चेंज। जब डिमांड भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा, डिमांड कम होगा सप्लाई भी कम हो सकता है या वाइस वर्सा भी चल सकता है, तो वो हम करेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, इसमें